नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में, जिसमें आज दिन भर की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रोज़ इसी प्रकार की ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप अभी इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लें। और अगर आप भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वक्त की जो बेहद बड़ी खबर आ रही है उस पर सबसे पहले जिक्र करेंगे राजस्थान का, जहाँ पर किसी भी वक्त गिर सकती है कांग्रेस पार्टी की सरकार। और बीजेपी ने कर दी है बड़ी मांग। कहा है कि विधायकों को रिजॉर्ट में छिपा रही है गहलोत सरकार और तुरंत कराया जाए फ्लोर टेस्ट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर फिर से राजस्थान से होगी, जहां पर आपको बताएंगे कि बहुत कुछ अभी पर्दे के पीछे है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये भाजपा ने बड़े संकेत और बड़ा दावा किया है। इसी के साथ जिक्र होगा लालू प्रसाद यादव का भी, जिन्होंने जेल में दरबार लगाया है और जिसका फोटो वायरल होने के बाद अब कोर्ट को संज्ञान लेने की अपील की है सुशील मोदी ने। और इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम फिर से आपसे चाहेंगे कि अगर आप पीएम मोदी का खुलकर सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, ताकि ऐसी प्रकार की खबरें आप तक रोज़ पहुँच सके। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की मांग, विधायकों को रिजॉर्ट में छुपा रही है गहलोत सरकार, तुरंत कराया जाए फ्लोर टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में कांग्रेस को लगातार बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी फिलहाल खिसकने से तो बच गई, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा है। उन्होंने 100 से अधिक विधायकों के साथ होने का दावा मीडिया के सामने करके अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन विधायकों की संख्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गहलोत सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि अगर अशोक गहलोत के पास बहुमत है तो उन्हें तुरंत फ्लोर टेस्ट कराकर अपना बहुमत साबित करना चाहिए। वो अपने विधायक को रिजॉर्ट में ले जा रहे हैं, जिससे साफ होता है कि उनके पास संख्या नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बहुत कुछ पर्दे के पीछे है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिए बड़े संकेत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच भाजपा ने अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं, लेकिन आगे काफ़ी कुछ होने के संकेत दे दिए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि बहुत कुछ पर्दे के पीछे है और होना बाकी है। उन्होंने कहा कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं, हम यह देखेंगे कि परिस्थितियां किस तरह बनती हैं और उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। राजस्थान की सियासी उठापटक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की बगावत के बाद लोगों की नज़र भाजपा के रुख पर है, लेकिन पार्टी अभी खुलकर सामने नहीं आ रही है। पार्टी के नेता संकेतों में ही बात कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस सरकार की बुनियाद अंतर कलह पर है और राज्यसभा चुनाव में डैमेज कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब फूट सामने आ गई है। तो दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस को किसी भी वक्त बेहद बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अशोक गहलोत ने 100 से ज़्यादा विधायकों को जुटाकर शक्ति प्रदर्शन कर दिया हो, लेकिन भाजपा का ये दावा है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। अल्पमत में है कांग्रेस की राजस्थान सरकार और इसी के साथ यहाँ पर फ्लोर टेस्ट कराने की भी मांग भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पटना से आ रही है। लालू प्रसाद यादव के जेल में दरबार लगाने पर कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील की है बिहार में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि लालू प्रसाद जेल में रहें या जमानत पर बाहर आएं, इसका फैसला न्यायालय को करना है, लेकिन कुछ लोग न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने हमला तेज करते हुए आगे कहा कि राजद समर्थक एक दल ने कोरोना के बहाने राजनीतिक और सामाजिक बंदियों को पैरोल या जमानत पर छोड़ने की अपील करते हुए लालू प्रसाद यादव को भी रियायत देने की मांग की है। सजाए याफ्ता में इतनी हमदर्दी दिखाने वाले यह तथ्य छिपा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के दो सिद्ध अपराधी हैं, कोई राजनीतिक बंदी नहीं है। वो कोरोना काल में भी अगर जेल नियमों का उल्लंघन कर दरबार लगा रहे हैं तो इस पर अदालत और सीबीआई को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें लालू प्रसाद यादव जेल के भीतर यहाँ पर दरबार लगाते नजर आए थे, जिसके बाद अब बिहार की सियासत फिर से इस पर आकर टिक गई है और सुशील मोदी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस पर संज्ञान लेने के लिए कोर्ट से मांग की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना से दिल्ली को बचाया, सीएम केजरीवाल दे इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, मनोज तिवारी का बड़ा बयान दिल्ली में सामने आया है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर
उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद खतरा मोल लेते हुए दिल्ली को कोरोना से सुरक्षित किया है। उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल घर में बैठे रहे। राजधानी में कोरोना संक्रमण रोकने में विफल साबित होने के कारण मुख्यमंत्री केजरीवाल को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। इस नाते उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मनोज तिवारी ने दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था पर हर साल खर्च होने वाले करीब 7,000 करोड़ रुपए पर श्वेत पत्र भी जारी करने की मांग की है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि केजरीवाल कहते थे कि हमने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को वर्ल्ड लेवल का बना दिया। जब कोरोना का संकट आया तो मोहल्ला लेवल की भी सुविधा जनता को नहीं मिली। आप कोई और झूठ बोलिए तो बचने का मौका मिल जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य पर झूठ बोलने से पोल खुल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, मनोज तिवारी ने फिर से जबरदस्त हमला किया है केजरीवाल पर और कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को कोरोना से बचाया है और ऐसे में सीएम केजरीवाल को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमरनाथ यात्रा को मिली हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं लगा सकते इस पर रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी के कारण इस साल वार्षिक अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने संबंधी याचिका की सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि हम जिला प्रशासन के काम में दखल नहीं दे सकते। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति KM जोसेफ की खंडपीठ ने अमरनाथ लंगर ऑर्गेनाइजेशन एवं अन्य की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि यात्रा का आयोजन और उसके दौरान स्वास्थ्य के लिए बरती जाने वाली सारी सावधानियों पर फैसला लेना सरकार का काम है। ऐसा करते वक्त सभी दिशा निर्देशों का पालन हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार झारखंड के बीच रेल सेवा आज से बंद और जनशताब्दी एक्सप्रेस के रूट में किया गया बदलाव। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने झारखंड सरकार से आग्रह पर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 13 जुलाई यानी सोमवार से बिहार और झारखंड के बीच रेल सेवा को यात्रियों के लिए रद्द कर दिया गया है। यह फैसला अगले आदेश तक जारी रहेगा। दरअसल झारखंड सरकार ने रेलवे बोर्ड से इसका आग्रह किया था। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए इस आग्रह को रेलवे के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई, जिसके बाद बिहार और झारखंड के बीच चलने वाली एक ट्रेन के परिचालन को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। वहीं दूसरी ट्रेन को अब झारखंड तक न चलाकर केवल पटना और गया के बीच ही चलने का फैसला लिया गया है। जो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के सामने झुका नेपाल, भारतीय न्यूज चैनल से हटाया गया प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने भारतीय चैनलों के प्रसारण पर लगी रोक को हटा लिया है। बताया जा रहा है कि नेपाल की KP शर्मा ओली सरकार के आदेश के बाद केबल ऑपरेटर ने भारतीय चैनल को फिर से प्रसारण करना शुरू कर दिया है। हालांकि खबर यह भी है कि कुछ चैनलों पर अब भी बैन जारी है। इस बीच नेपाल ने भारत को एक राजनयिक टिप्पणी भेजी है और अपने देश तथा नेताओं के खिलाफ ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण पर कदम उठाने का अनुरोध किया है जो उसके मुताबिक फर्जी, आधारहीन और संवेदनहीन होने के साथ अपमानजनक हैं। नेपाल ने भारतीय मीडिया के एक वर्ग पर इस तरह के कार्यक्रमों के प्रसारण का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रही है। दिल्ली NCR में 14 से 15 जुलाई को तेज बारिश और बिहार UP में बिजली गिरने तक की आशंका जताई गई है। जी हाँ दोस्तों, गर्मी से राहत के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून का कम दबाव वाला क्षेत्र हिमालय की तलहटी से उत्तर पूर्वी और पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन जगहों पर 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 16 जुलाई के बीच उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के बीच एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा और बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस समय मानसून का कम दबाव वाला क्षेत्र का पश्चिमी छोर गंगानगर, दिल्ली और बरेली से होकर गुजर रहा है। वहीं पूर्वी छोर हिमालयी तलहटी के करीब होने के कारण पूर्वोत्तर में लगातार बारिश हो रही है। पूर्वी बिहार और पड़ोसी राज्यों में अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है और मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल की खाड़ी से दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण की तरफ से हवाएं बह रही हैं, जो अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत पहुंच जाएगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन तक लगातार बारिश होती रहेगी, लेकिन पिछले हफ्ते के मुकाबले बारिश की तीव्रता यहां पर कम रहने की भी आशंका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रिलायंस का एक और नया रिकॉर्ड, बाजार
पूंजीकरण 12 लाख करोड़ के पार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण सोमवार को 12 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया। कंपनी के शेयरों में तेजी के चलते उसने इस मुकाम को हासिल किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने उठाया 59 चीनी ऐप्स बैन किए जाने का मुद्दा, भारत ने दिया 2 टूक जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन के बीच सीमा पर तनातनी में आई कमी के बाद चीन ने नई दिल्ली के साथ 59 चीनी ऐप्स के बैन किए जाने का मुद्दा उठाया है। भारत के साथ हाल में हुई द्विपक्षीय वार्ता में यह मुद्दा उठाया गया है। भारत ने पिछले दिनों टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकारी सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि राजनयिक स्तर की एक बैठक के दौरान चीनी पक्ष ने भारत में अपनी मोबाइल ऐप्स पर बैन का मुद्दा उठाया है। सूत्रों ने कहा कि भारतीय पक्ष ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि कार्रवाई सुरक्षा मुद्दों को देखते हुए की गई थी और वह नहीं चाहता था कि भारत के नागरिकों से जुड़ा डाटा उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो। भारत ने हाल ही में 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन पर सुरक्षा और भारतीय यूजर्स के डाटा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। बैन की गई ऐप्स में टिकटॉक, वीचैट, हेलो आदि शामिल हैं और चीनी ऐप्स पर यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत लगाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी से बात करने के बाद सुंदर पिचाई ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा आशावादी है। जहां दोस्तों, बड़ी खबर ये आ रही है जो कि भारत के डिजिटल इंडिया के सपने को फिर से साकार कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल सीईओ सुंदर पिचाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। पिचाई ने नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद ट्वीट कर कहा है कि अपना कीमती समय देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण बहुत आशावादी है। अपने ट्वीट में पिचाई ने कहा कि डिजिटल इंडिया के प्रति अपने काम को जारी रखने के लिए हम उत्साहित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम गूगल फॉर इंडिया मिशन के तहत अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से बात करने के बाद कहा कि हमने कई विषयों पर बात की, विशेष रूप से भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ देने के मसले पर अच्छी चर्चा हुई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सुंदर पिचाई से बातचीत के दौरान उन्होंने नई कार्य संस्कृति के बारे में बात की जो कोरोना के समय में उभर रही है। हमने उन चुनौतियों पर भी चर्चा की जो वैश्विक महामारी ने खेल जैसे क्षेत्रों में ला दी है। हमने डाटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में भी बात की है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करने के मूड में है गूगल और यहाँ पर बड़ा ऐलान सुंदर पिचाई ने कर दिया है। दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी खबरें जिसमें एक एक करके हमने आपको तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताया, चाहे वो गूगल से जुड़ी हो या फिर चीन के 59 ऐप बैन किए गए हैं उससे जुड़ी हो। हमने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार रिलायंस इंडिया ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी के साथ खबरों में हमने आपको बताया कि 14 से 15 जुलाई को तेज बारिश की आशंका जताई गई है और यूपी बिहार में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। खबर में जिक्र हुआ नेपाल का, जिसमें बताया कि झुक गया है नेपाल और भारतीय न्यूज़ चैनलों से प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसी के साथ हमने आपको बताया कि बिहार और झारखंड के बीच रेल सेवा भी बंद कर दी गई है। और इसके पहले हमने आपको बताया था कि अमरनाथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है और कहा है कि हम इस पर कोई रोक नहीं लगा सकते, ये सरकार के अधीन है। और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना से दिल्ली को बचाया, इसीलिए मनोज तिवारी ने केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। हमने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार लालू प्रसाद यादव का जेल में दरबार लगाने वाला फोटो वायरल हुआ, जिसके बाद सुशील मोदी ने कोर्ट से इस पर करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बसपा नेता ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को बताया आतंकियों का अड्डा, जिसके बाद हो गया मुकदमा दर्ज। जी हाँ दोस्तों, यूपी के अलीगढ़ जिले में बसपा पार्षद सद्दाम हुसैन की ओर से सोशल मीडिया पर उज्जैन के महाकाल मंदिर को आतंकवादियों का अड्डा जैसी टिप्पणी पर विवाद छिड़ गया है। पूर्व मेयर शकुंतला भारती समेत विभिन्न हिंदू संगठनों ने सद्दाम के खिलाफ मुकदमा लिखवाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश लोधी ने यहाँ पर आपको बता दें कि तहरीर में कहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी से पार्षद सद्दाम हुसैन की ओर से फेसबुक पर उज्जैन के महाकाल मंदिर को लेकर एक पोस्ट डाली गई है। इसको लेकर हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। छात्र नेता ने थाना दिल्ली गेट पर तहरीर दी और कहा
कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हिंदू धार्मिक आस्था के प्रमुख स्थल उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को आतंकवादियों का अड्डा बताया गया है, जो कि निंदनीय है। और दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पायलट के समर्थन में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा कांग्रेस को टैलेंट पर नहीं है भरोसा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सियासी संकट को लेकर ट्विटर पर भाजपा नेता लगातार मुखर हो रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अब राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थन में प्रतिक्रिया दी है। हालांकि सिंधिया ने पायलट के बहाने कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा है। सिंधिया ने मामले को लेकर कुछ देर पहले किए गए अपने ट्वीट में कहा कि राजस्थान में सत्तारूढ़ अशोक गहलोत की सरकार में सचिन पायलट की लगातार हो रही उपेक्षा और उन्हें किनारे करने की कोशिश को देखकर दुख हो रहा है। उन्होंने पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठाया है। सिंधिया ने अपने ट्वीट में कहा है कि हालत को देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस को युवाओं की प्रतिभा और क्षमता में विश्वास नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल के दिनों में कांग्रेस के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। भोपाल में बीती 2 जुलाई को शिवराज कैबिनेट विस्तार के बाद भी उन्होंने एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर बयान दिया था। अपने बयान में सिंधिया ने दोनों नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा था कि पिछले कुछ दिनों में लगातार मुझे निशाना बनाया जा रहा था। मैं इन दोनों नेताओं को कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। आपको बता दें कि एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले हफ्ते ही मंत्रिमंडल विस्तार किया है। इसमें सिंधिया समर्थक लगभग दर्जन भर विधायकों को कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के बीच विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरें आने और इसको लेकर एसओजी के नोटिस भेजने के बाद सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के नाराज होने की खबरें आई हैं। सचिन पायलट अपने 12 विधायकों के साथ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं और दिल्ली में पायलट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल से मुलाकात की और उन्हें बताया कि गहलोत सरकार में लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही है। बैठक के बाद पायलट को अहमद पटेल ने भरोसा दिलाया कि उनके साथ न्याय किया जाएगा। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान प्रदेश इकाई से रिपोर्ट तलब कर ली है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रात मामले को लेकर विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय रेलवे अब हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलाएगी स्पेशल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप रेलवे से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। आपको बता दें कि ईस्टर्न जोन की स्पेशल ट्रेन के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। इनमें से कुछ बदलाव 11 जुलाई से ही लागू हो चुके हैं। ईस्टर्न रेलवे की माने तो हावड़ा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों के फेरे कम किए गए हैं। जिन ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। दरअसल हावड़ा नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन जो कि वाया पटना है और हावड़ा नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन जो कि वाया धनबाद है, ये दोनों ट्रेनें शामिल हैं जिनका टाइम टेबल बदला गया है। रेलवे की माने तो पश्चिम बंगाल सरकार की गुजारिश के बाद ये निर्णय लिया गया है। तो वहीं दोस्तों, झारखंड में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए अब बिहार से झारखंड जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने रेलवे बोर्ड से इसका आग्रह किया था, जिसे मानते हुए बिहार से झारखंड जाने वाली ट्रेनों की सेवा को फिलहाल रोक दिया गया है। आपको बता दें कि अभी 2 ट्रेनें बिहार से झारखंड जाती थी, जिनमें पटना रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस और एक और ट्रेन शामिल थी। यदि आपको पता हो तो भारतीय रेलवे ने पिछले महीने सभी 230 स्पेशल ट्रेन के लिए तत्काल टिकट बुकिंग बहाल करने का काम किया है और कोरोना के मद्देनज़र इस सेवा पर ब्रेक लगा दिया गया था। तत्काल टिकट बुकिंग यदि आप करना चाहते हैं तो यात्रा की तिथि से एक दिन पहले एसी सीट के लिए सुबह 10 बजे और स्लीपर क्लास की सीट के लिए सुबह 11 बजे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के छात्रों पर मेहरबान हुए सीएम नीतीश कुमार, बैंक खाते में 3000 भेजने का आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, नीतीश सरकार ने दिया ITI के छात्रों को तोहफा, डायरेक्ट खाते में भेजा जाएगा 3000 रुपये। आपको बता दें कि बिहार के ITI के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर आई है। नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस साल से
पोशाक और जूते की राशि का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। बिहार सरकार ने इसके लिए फैसला किया है कि छात्र छात्राओं के खाते में 3,000 रुपये डाल दिए जाएंगे। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सरकारी ITI खुलने के बाद राशि छात्रों के खाते में भेजी जाएंगी। योजना का लाभ राज्य के 149 ITI के लगभग 27,000 छात्र छात्राओं को मिलेगा। योजना में विभाग को लगभग 10 करोड़ की राशि सालाना खर्च करनी होगी। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिंह ने बताया कि इस साल योजना को लागू कर दिया जाएगा। इस राशि से स्टूडेंट 2 जोड़ी पोशाक, 1 जोड़ी जूता खरीद सकेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में तेजी से फैल रहे हैं टिकटॉक से जुड़े फेक मैसेजेस। व्हाट्सएप यूजर्स को बनाया जा रहा है निशाना। जी हाँ दोस्तों, सावधान होने वाली खबर है। इन दिनों व्हाट्सएप यूजर्स को एक खतरनाक स्कैम का अलर्ट दिया जा रहा है। भारत में टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन यूजर्स को टिकटॉक एक्सेस करने का लालच देकर उनके डिवाइस में ऐसी ऐप्स इंस्टॉल करवाई जा रही हैं जो कि उनकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। कई यूजर्स को मैसेज आया है जिसमें लिखा गया है कि वो सिर्फ एक लिंक पर क्लिक कर टिकटॉक को एक्सेस कर सकते हैं। यह यूज़र को स्कैम में फंसाने का एक तरीका है। अगर आपको ऐसा मैसेज आए तो इसमें दिए गए लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें, क्योंकि इससे आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं। फिलहाल यह स्कैम भारत में ही सामने आया है, जहां साइबर क्रिमिनल्स हाल ही में लगाए गए टिकटॉक बैन का फ़ायदा उठाकर यूज़र्स को निशाना बना रहे हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसे ढेरों फेक मैसेज शेयर किए जा रहे हैं जिनमें टिकटॉक डाउनलोड करने का ऑफर दिया गया है। इस मैसेज में लिखा है कि टिकटॉक वीडियो एंजॉय करें और एक बार फिर क्रिएटिव वीडियोस बनाएं। अब केवल टिकटॉक प्रो उपलब्ध है, जिसे लिंक से डाउनलोड करें। तो दोस्तों, इस प्रकार का कोई मैसेज अगर आपके व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक के ज़रिए आप तक पहुंचे तो इस पर बिल्कुल क्लिक ना करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और जिसके लिए आपको निशाना बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी खबरें जो कि हमारी तरफ से आपके लिए लाई गई। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइए और कमेंट में जय हिंद लिखना बेहद ज़रूरी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जय हिंद।